नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड, जिसे हिंदी में हम समावेशी यौगिक कहते हैं। समावेशी यौगिक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या अनुप्रयोग हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब एक पदार्थ के जालक छिद्रों में किसी अन्य पदार्थ के अणु इस प्रकार से फिट हो जाते हैं कि दोनों पदार्थ संयुक्त रूप से एक ही पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम इंक्लूजन कंपाउंड्स यानी समावेशी यौगिक कहते हैं। इन समावेशी यौगिकों में एक मुख्य पदार्थ होता है। उस मुख्य पदार्थ को हम मेजबान पदार्थ यानी होस्ट कंपाउंड कहते हैं, और एक अन्य पदार्थ होता है जिसके अणु मुख्य पदार्थ के जालक छिद्रों में फिट हो जाते हैं। उस पदार्थ को हम मेहमान पदार्थ यानी गेस्ट कंपाउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समावेशी यौगिक होते हैं, इन समावेशी यौगिकों के दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। एक तो होस्ट कंपाउंड होता है, एक गेस्ट कंपाउंड होता है। ठीक, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिए इनसे संबंधित कि जो समावेशी यौगिक होते हैं, इन समावेशी यौगिकों में होस्ट कंपाउंड एवं गेस्ट कंपाउंड के मध्य कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि इन समावेशी यौगिकों में होस्ट कंपाउंड एवं गेस्ट कंपाउंड के मध्य वीक वांडरवाल्स फोर्स पाया जाता है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना कि जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं, इन यौगिकों में होस्ट कंपाउंड एवं गेस्ट कंपाउंड के मध्य कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि इनके मध्य वीक वांडरवाल्स फोर्स पाया जाता है। तो ये हो गया समावेशी यौगिक क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं कि समावेशी यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये समावेशी यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चैनल कंपाउंड, जिसे हम कैनल कंपाउंड्स भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाहिका यौगिक या नाल यौगिक। और दूसरा प्रकार होता है क्लेथरेट कंपाउंड्स, जिसे हम केज कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी चैनल कंपाउंड्स या जिसे हम कैनल कंपाउंड्स भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाहिका यौगिक या नाल यौगिक। और दूसरा प्रकार होता है क्लेथरेट कंपाउंड्स या जिसे हम केज कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक, अब हम चैनल कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं कि चैनल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखो, इन यौगिकों में यानी जो चैनल कंपाउंड्स होते हैं, इन यौगिकों में होस्ट कंपाउंड यानी मेजबान पदार्थ के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनके मध्य एक लंबी वाहिका अथवा एक लंबी नाल के समान रिक्त स्थान रह जाता है, और इस रिक्त स्थान में गेस्ट कंपाउंड के अणु है वो फिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ होस्ट कंपाउंड और गेस्ट कंपाउंड के मध्य कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि इनके मध्य वीक वांडरवाल्स फोर्स पाया जाता है। यानी यहाँ क्या होता है, देखो, इन यौगिक जो चैनल कंपाउंड्स होते हैं, इन चैनल कंपाउंड्स में जो मुख्य पदार्थ होता है यानी जो होस्ट कंपाउंड होता है, उस होस्ट कंपाउंड के अणु आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनके मध्य एक लंबी वाहिका के समान यानी एक लंबी नाल के समान रिक्त स्थान रह जाते हैं, और इन रिक्त स्थानों में मेहमान पदार्थ के अणु यानी गेस्ट कंपाउंड के अणु है वो कैद हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब देखो, इन यौगिकों का जो वाहिका या नाल नाम रखा है, तो वाहिका या नाल नाम रखने का कारण यही है कि इन इंक्लूजन कंपाउंड्स के अंदर जो जालक छिद्र होते हैं
वे जालक छिद्र एक लंबी वाहिका के रूप में अथवा एक लंबी नाल के रूप में होते हैं। ठीक, इसीलिए इनको वाहिका यौगिक या नाल यौगिक भी कहते हैं। अब देखो, ये जो वाहिका यौगिक या नाल यौगिक होते हैं, इनकी उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो यहां हम एक एग्जांपल के बारे में देखते हैं। देखो, जब 6 से 7 कार्बन परमाणु युक्त सीधी श्रृंखला वाले यानी अशाखित श्रृंखला वाले एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स आदि की उपस्थिति में यूरिया का क्रिस्टलन करवाया जाए तो इस प्रकार के चैनल कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखो, यहां क्या होता है कि जो यूरिया है वो तो होस्ट कंपाउंड है यानी मेजबान कंपाउंड है, और जो सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स, एल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स हैं, ये गेस्ट कंपाउंड का कार्य करते हैं। अब यहां क्या होता है, देखो कि जब 6 से 7 कार्बन परमाणु युक्त सीधी श्रृंखला वाले एल्केन अथवा एल्कोहल अथवा एल्डिहाइड्स की उपस्थिति में यूरिया का क्रिस्टलन करवाया जाता है, तो उस समय क्या होते हैं कि जो यूरिया के अणु हैं, यूरिया के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है कि इनके अणुओं के मध्य एक लंबी वाहिका के रूप में या एक लंबी नाल के रूप में रिक्त स्थान रह जाते हैं, और इन रिक्त स्थानों के अंदर क्या होता है, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स या एल्कोहल्स या एल्डिहाइड से जो अणु होते हैं वो फिट हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक, अब देखो, इनके यदि हम एप्लीकेशंस देखें यानी इनके अनुप्रयोग की बात करें, तो ये जो यूरिया का कंपाउंड है, इस कंपाउंड की सहायता से हम शाखित श्रृंखला वाले एल्केन एवं अशाखित श्रृंखला वाले एल्केन का आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, यहां हम देखते हैं कि जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के जो जालक छिद्र होते हैं, इन जालक छिद्रों के अंदर जो सीधी श्रृंखला वाले एल्केन के अणु होते हैं यानी अशाखित श्रृंखला वाले एल्केन के अणु होते हैं, वो तो फिट हो जाते हैं यानी कैद हो जाते हैं, जबकि शाखित श्रृंखला वाले एल्केन के अणु हैं वो इन जालक छिद्रों के अंदर फिट नहीं होते हैं। तो इस कंपाउंड की सहायता से हम शाखित श्रृंखला वाले एवं अशाखित श्रृंखला वाले एल्केन का आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, यहाँ एक बात अच्छी तरह से और नोट करो कि यदि हम यूरिया के स्थान पर थायो यूरिया लें, तो उस कंडीशन में जो चैनल कंपाउंड बनेगा, उस चैनल कंपाउंड के अंदर जो वाहिका होगी या जो नाल होगी वो अपेक्षाकृत चौड़ी होगी, क्योंकि सल्फर का आकार बड़ा होता है, और सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण जब थायो यूरिया को लेकर के चैनल कंपाउंड का निर्माण किया जाता है, तो उस चैनल कंपाउंड के अंदर जो वाहिका या नाल होती है वो अपेक्षाकृत चौड़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम शाखित श्रृंखला वाले एल्केन एवं अशाखित श्रृंखला वाले एल्केन का पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों प्रकार के एल्केनों के अणु हैं वो वाहिका के अंदर अथवा नाल के अंदर फिट हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैनल कंपाउंड्स होते हैं इनका निर्माण होता है और इनके एप्लीकेशंस हैं। ठीक, अब जो दूसरे प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं क्लेथरेट कंपाउंड्स, जिसको हम केज कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब देखो, इनमें क्या होता है कि इन यौगिकों में होस्ट कंपाउंड यानी मेजबान पदार्थ के जो अणु हैं वो पिंजरे नुमा संरचना में, ध्यान रखना, पिंजरे नुमा संरचना में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनके मध्य छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, यानी यहां जो जालक छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों में छोटे आकार के गेस्ट कंपाउंड यानी मेहमान पदार्थ के जो अणु है वो फिट हो जाते हैं और इस प्रकार के कंपाउंड्स बन जाते हैं।
ठीक। अब देखो यहां क्या हो रहा है कि जो केज नाम दिया गया है वो केज इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ जो होस्ट कंपाउंड के अणु है, ये होस्ट कंपाउंड के अणु पिंजरे नुमा यानी केज, केज मतलब पिंजरा, पिंजरे नुमा संरचना के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। और पिंजरे नुमा संरचना के अंदर जब व्यवस्थित होते हैं तो इनके मध्य छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। जो जालक छिद्र होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र के रूप होते हैं और इन छोटे सूक्ष्म छिद्रों में छोटे आकार के गेस्ट कंपाउंड के जो अणु है वो फिट हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक। अब देखो इनके एप्लीकेशंस की बात करें, सॉरी यहाँ पहले एग्जांपल देखते हैं। तो देखो क्विनोल की सैचुरेटेड कंपाउंड में यानी क्विनोल के संतृप्त विलयन में यदि आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन यानी जो क्विनोल है, क्विनोल के संतृप्त विलयन में आर्गन, क्रिप्टोन अथवा जिनोन को घोलकर फिर विलयन को ठंडा कर दिया जाए तो इस प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण हो जाता है, यानी क्लेथरेट कंपाउंड्स का निर्माण हो जाता है। अब यहां क्या होता है कि जब विलयन को ठंडा किया जाता है तब क्या होता है कि जो क्विनोल के अणु हैं, क्विनोल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके पिंजरे नुमा संरचना बनाते हैं। और इस संरचना में क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं और इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों में छोटे आकार के गेस्ट कंपाउंड के अणु है वो कैद हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्लेथरेट कंपाउंड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक। अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो क्या होता है कि इन कंपाउंड्स की सहायता से हम नियोन गैस को आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन आदि से पृथक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो क्योंकि यहाँ नियोन गैस के अणु क्या होते हैं, अपेक्षाकृत आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी जो नियोन गैस के अणु है वो आर्गन, क्रिप्टोन अथवा जिनोन के अणुओं की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। तो जब नियोन गैस के अणु आकार में छोटे हैं तब क्या होता है कि नियोन गैस के जो अणु हैं वो विस्तृत होकर के बाहर निकल जाते हैं। अतः इन यौगिकों की सहायता से हम नियोन गैस को आर्गन, क्रिप्टोन अथवा जिनोन से पृथक कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन और देखो दूसरी इसकी, तो इन यौगिकों से कई प्रकार के विकिरणों को उत्पन्न किया जाता है और इन विकिरणों का उपयोग कई कार्यों में होता है। तो यहाँ देखो ये जो क्लेथरेट कंपाउंड्स होते हैं इनकी दो एप्लीकेशंस यहाँ हमने देखी है। एक एप्लीकेशंस ये होती है कि इन यौगिकों की सहायता से हम नियोन गैस को आर्गन, क्रिप्टोन अथवा जिनोन से आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशंस ये है कि इन यौगिकों की सहायता से हम कई प्रकार के विकिरणों को उत्पन्न कर सकते हैं और इन विकिरणों का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने समावेशी यौगिकों के बारे में जाना। हमने पहले ये देखा कि समावेशी यौगिक क्या होते हैं, फिर ये जाना कि समावेशी यौगिकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं और इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।